दोस्तों, विदाई में हो गई खामोशी। सुबह के 10 बज चुके थे। जिस विवाह मंडप में 2 घंटे पहले तक हंसी ठिठोली, भाग दौड़ और बातचीत का शोर था, वहां अब धीरे धीरे सन्नाटा उतरने लगा था। कोई कह रहा था सारा सामान बस में रखवा दिया, विदाई में और कितनी देर है, लंच पैकेट तब सभी बारातियों के कार में रखवा देना, ज्यादा ही रखवाना कहीं कम ना पड़ जाए। और सामान का सूटकेस दामाद जी की कार में चला गया, देख लेना, चूक मत जाना। शर्मा साहब दूल्हे के पिता नाराज हो रहे थे कि इतनी क्यों देर हो रही है, उन्हें ग्वालियर पहुंचने में रात हो जाएगी। तभी बुआ जी की आवाज आई, लो दुल्हन और दामाद जी आ गए। दुल्हन श्रेया पति अर्णव के साथ बाहर आई। माँ मालती और छोटी बहन सिया उसे पकड़कर बहुत रो रही थी। पिता हरिशंकर ने अपने आंसू जब्त कर रखे थे। भाई अभिषेक शायद बाहर बारातियों के टीके और विदाई उपहारों में व्यस्त था। भाभी रचना थाली में चावल और हाथों की छाप लिए रोली हल्दी लिए बगल में खड़ी थी। श्रेया की आंखों में न आंसू थे न मुस्कान, वो बस यंत्रवत सब कुछ कर रही थी। विदाई की हर रस्म जैसे किसी और के लिए निभाई जा रही हो। बुआ, भाभी और कुछ अन्य महिलाएं उसे निर्देश देती रही, हाथों में सिंदूर घोल डालो, चावल सिर के ऊपर से पीछे फेंको, पीछे मुड़कर मत देखना। बुआ ने कहा, बेटी अब यही तुम्हारा घर है। लड़की पिता के घर से विदा होकर ससुराल जाती है और फिर वहां से उसकी विदाई अर्थी में ही होती है। यह सुनकर माँ और श्रेया और जोर से रोने लगी। माँ ने उसे जोर से गले लगा लिया। श्रेया उससे लिपट गई, लेकिन श्रेया अब भी वैसी ही चुप, शांत और शून्य। भाई अभिषेक ने उसे गोद में उठाकर कार में बैठा दिया। शायद ये भी एक रस्म थी। अर्णव के बैठने के बाद उसने कार को थोड़ी दूर तक हाथ से धक्का दिया और फिर आगे कार बढ़ गई। शर्मा जी दूल्हे के पिता को भी पिता हरिशंकर ने हाथ जोड़कर पैर छूकर विदा किया। 2 घंटे बाद मंडप सूना हो चुका था। माँ मालती, श्रेया और हरिशंकर थके चुपचाप बैठे थे। भाभी रचना अंदर चली गई थी। बुआ रुक्मणी अपने रतन लाभ लौटने की तैयारी कर रही थी। भैया अभिषेक टेंट और अन्य सामान के निपटान में लगे थे। बुआ बोली, अब हमें भी विदा करो बहन, टैक्सी में जा रहे हैं, ट्रेन में तो रिजर्वेशन मिलना मुश्किल ही है, और फिर क्या रोना धोना। अब सब भी वो यूं तो विदा हुए थे, बस अब आंसू बचा कर रखो, एक बेटी की शादी अभी और करनी है। फिर उन्होंने कहा, अभिषेक फूफा जी का टीका कर दो, वैसे भी वो हमेशा शिकायत करते हैं कि उन्हें आदर नहीं मिलता। हरिशंकर ने हाथ जोड़ते हुए कहा, दीदी जीजा जी आपसे कोई भूल हो गई हो तो छोटा समझकर माफ कर देना। श्रेया माँ के कहने पर बुआ फूफा जी के लिए रास्ते के खाने के पैकेट ले आई। थोड़ी देर पहले ही तो उन्होंने नाश्ता किया था। टैक्सी आ चुकी थी। बुआ फूफा जी विदा होकर चले गए। अब घर के अंदर एक भारी खामोशी थी। पिता हरिशंकर माँ मालती से बोले, मुझे कुछ अजीब लग रहा है। श्रेया की आंखों में एक भी आंसू नहीं थे। वो तो छोटी छोटी बातों पर रोती थी, आज एकदम चुप रही। क्या वो इस शादी से खुश नहीं थी? क्या उसने मुझसे कुछ कहा? मुझसे तो वो ज्यादा बात नहीं करती थी। मालती ने आंसू पोंछते हुए कहा, नहीं, उसने कुछ नहीं बताया। मैंने आपसे तभी हाँ कहा जब उसने कहा कि आप जो भी निर्णय करेंगे उसे मंजूर होगा। हरिशंकर ने श्रेया से पूछा, तुम बताओ बेटा, तुम तो उसके सबसे करीब थी। श्रेया रोते हुए बोली, नहीं पापा, उसने मुझसे भी कुछ नहीं कहा, बस कुछ महीनों से बहुत चुप चुप सी थी। शादी के लिए भी तुरंत हाँ कर दी। मैंने पूछने की कोशिश की तो कहा, माँ पापा मेरे भले के लिए ही सोचेंगे, मुझे कुछ नहीं जानना।
मैं वही करूंगी जो ठीक समझे। अनुज ने आगे बढ़कर पिता के कंधे पर हाथ रखा। पापा, आप बेकार की चिंता कर रहे हैं। शायद शादी की थकान और हम सबको छोड़ने का दर्द उसे चुप कर गया हो। रचना बोली, पापा जी, श्रेया दीदी बहुत समझदार है। जब वो अपनी गृहस्थी में रम जाएगी तो सब सामान्य हो जाएगा। अब आप लोग भी कुछ खा लें और आराम करें। सभी धीरे धीरे घर के अंदर चले गए। हर कोई अपने अपने मन की बेचैनी को तसल्ली देने की कोशिश कर रहा था, लेकिन श्रेया की चुप्पी अब भी मंडप के किसी कोने में अटकी थी। दोस्तों, इस कहानी से आप सभी की क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।